हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए कक्षा 5 की हिंदी किताब का पाठ क्रमांक 9, जिसका नाम है न्याय। ये एक नाटक है और इसमें कई सारे पात्र हमसे मिलने वाले हैं, हम इनसे रूबरू करने वाले हैं और हम पढ़ेंगे इस नाटक को बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि इस पाठ में, इस नाट्य में हमारे लिए क्या है और क्या सीख हमें इससे मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी नाटक को पढ़ने से पहले या फिर कोई भी नाटक हम करने जा भी रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पात्र से परिचय करवाते हैं। हम देते हैं कि कौन सा पात्र कौन है, कौन क्या बना हुआ है। जैसे अगर आप भी कल को कोई नाटक करते हैं मंच पे तो आप सबसे पहले क्या बताते हैं कि मैं ये हूँ और मैं इस किरदार का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से हम पहले रूबरू हो जाते हैं कि कौन क्या है इस पूरे नाट्य में, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले पात्र परिचय में जो सिद्धार्थ नाम है, तो ये सिद्धार्थ जो हैं वो कपिलावस्तु के राजकुमार हैं। कपिलावस्तु एक जगह है, अभी नेपाल में है, परंतु अभी एक ये कहानी है तो यहाँ पे एक जगह है और उस जगह के ये राजकुमार हैं। उसके बाद जो शुद्धोधन है, ये कपिलावस्तु के महाराज हैं। तो जब भी शुद्धोधन नाम आएगा तो आपको ये याद रखना है ये कौन है, ये कपिलावस्तु के महाराज हैं। देवदत्त, अब जब देवदत्त नाम आएगा तो देवदत्त जो है वो सिद्धार्थ का चचेरा भाई है, मतलब उसके चाचा का बेटा है। और सखा, सखा कौन, अब सिद्धार्थ के जो मित्र हैं वो सखा बोला जाएगा यहाँ पे। और मंत्री जी जो हैं वो महाराज का मंत्री। और प्रतिहारी कौन होता है, जो क्या करते हैं, दरबार में दरबार देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला दृश्य समझ लेते हैं कि पहला सीन क्या है हमारा, क्या सेटिंग है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। रंगमंच पर राज उद्यान का एक दृश्य है। संध्या काल मंच पर लालिमा किरणें चित्र बनाती हैं। पुष्प झूमते हैं, दूर नेपथ्य में वन से लौटकर गायों का स्वर उठता हुआ। पक्षी विदा का गाना गाते हैं। उद्यान में इस समय कपिलावस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी पर बैठे हैं। पास ही उनका एक सखा है, दोनों बातें कर रहे हैं। तो हमारा क्या ये एक सीन सेट है, सीनरी सेट है, ये रंगमंच है, हमारा जो स्टेज है वहाँ पे एक दृश्य दिखाया जा रहा है कि शाम का वक्त है, दिन ढल रहा है। एक पार्क है, मतलब उद्यान हमने यहाँ पे बात की है तो उद्यान मतलब एक पार्क है, बड़ा सा पार्क है, वहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे फूल ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि शाम का वक्त है, जो गायें हैं वो वापस लौट रही हैं अपने अपने घर, क्योंकि दिन भर चारा वारा घूमते हैं, काम करते हैं, किसान लेके जाते हैं। तो अब वापस हो गया है, शाम का वक्त हो गया है, घर जाने का वक्त हो गया है, तो सब अपनी अपनी जगह लौट रहे हैं। उसमें क्या होता है कि स्वर उठता हो, मतलब स्वर उठते हैं, जैसे कि गाय बोलती है और पक्षी चहचहाते हैं, उनका स्वर है, बहुत ही मधुर सा स्वर है। अब कपिलावस्तु के जो राजकुमार हैं वो क्या है, यहाँ पे बैठे हुए हैं एक वेदी पर। वेदी क्या होती है, एक तरीके से आप कह लीजिए एक अपलिफ्टेड रहता, प्लेटफॉर्म जैसा रहता है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे राजकुमार बैठे हुए हैं और वो क्या करते हैं, पास ही उनका सखा है, पास ही मतलब उनके फ्रेंड हैं। तो ये एक सीन है और ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो सेटिंग हमने देख ली है, क्या हमारा दृश्य है। अब आते हैं हम पढ़ने पे, हमारा पूरा पाठ, हमारा पूरा नाटक। तो एक एक करके हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कैरेक्टर क्या बात करता है। चलिए, तो सिद्धार्थ कहते हैं, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांत है। पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं और गायें अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही हैं। गायों के बछड़े बछियों के रंभाने का स्वर उठाते हैं। अब ऐसा क्या कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं कि देखो मित्र, कितना सुंदर समय है, सब अपने अपने घर लौट रहे हैं, अपने बच्चों से मिल रहे हैं, पर्यावरण कितना शांत है। व्याकुल गाय, मतलब जो गायें हैं जो वो अब घर जा रही हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने बछड़ों से मिलने के लिए। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिद्धार्थ कहते हैं। तो फिर उनके सखा कहते हैं, हाँ राजकुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं भला भला राजकुमार,
वे कैसे जानते हैं कि ये समय उनकी माँओं के घर लौटने का है? अब ऐसा कहते हैं कौन? उनके सखा कहते हैं कि उन बच्चों को कैसे मालूम कि ये यही वक्त है उनकी माँओं का घर पे लौटने का? तो सिद्धार्थ क्या कहते हैं, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लगती है। जब भोजन ये तर्क देते हैं सिद्धार्थ कि जब हमें भूख लगती है तो अपने आप ही हमें खाने का मन करता है। जब समय हो जाता है, जब अपने आप समय हो जाता है तो हमें अपने आप भूख लगने लगती है। सखा कहते हैं, हाँ राजकुमारी, यह बात तो है, सोने का वक्त नींद भी आ जाती है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है मित्र? बड़े अचरज की बात है। अचरज की बात मतलब बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है, बड़ी ही एक पहेली जैसी बात है, ये आखिर हो कैसे जाता है? तो सखा कहते हैं, अचरज तो है ही, देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप भी जाता है। तो इनके बीच में एक नेचर को लेके एक वार्तालाप, एक नॉर्मल सी बातें हो रही हैं कि कैसे सारी चीज़ें अपने अपने समय पर होती हैं। दिन का वक्त होता है तो हमें भूख लगती है, रात का वक्त होता है तो हमें भूख लगती है, उसके दौरान हमें नहीं लगती है, जब रात होती है तो हमें नींद भी आने लगती है, अपने आप ही ये होता है। मतलब ये कितना मैजिकल है, ये कितना अचरज की बात है। तो फिर सिद्धार्थ कहते हैं, और गर्मी हर साल एक ही समय पर शुरू होती है, पानी भी हर साल एक साल नियत समय पर पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है, पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बात कर रहे हैं कि हर चीज़ के होने का एक स्वभाव होता है, एक प्रक्रिया होती है और वो उसी क्रम में होती है, उसी प्रकार से होती है। अब उतने में ही क्या होता है कि पक्षियों के फड़फड़ाने की, मतलब जब पक्षी उड़ते हैं तो उनकी जो आवाज़ आती है वो फड़फड़ाने की आहट आती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सखा ऊपर देखते हुए कहता है कि हाँ शायद यही बात है। अरे अरे राजकुमार, ऊपर तो देखो, कैसे सुंदर पक्षी हैं। अभी क्या ऊपर देख रहे होते हैं उनके सखा और वो कहते हैं कि अरे ऊपर तो देखो राजकुमार, कितने सुंदर पक्षी हैं। तो सिद्धार्थ ऊपर देखते हैं और वो कहते हैं, अरे मित्र, यह तो राजहंस है। उसके बाद क्या होता है कि सखा कहते हैं कि देखो, इकट्ठे उड़ते हुए कैसे अच्छे लगते हैं। मतलब ये एक पक्षी के बारे में बात हो रही है जिसको राजहंस कहा जाता है। तो वो अब उनको उड़ता हुआ देख रहे हैं और अच्छी तरीके से उसका आनंद ले रहे हैं। अब क्या है, सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि सचमुच आग अच्छे लगते हैं, इनकी गर्दन तो देखो, कैसे आगे को निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हैं। सखा कहते हैं, और तुम क्या समझते हो राजकुमार, ये तैर तो रहे ही हैं। पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना। तो मतलब अगर पानी में चल रहे हो तो आप तैर रहे हो और हवा में चल रहे हो तो आप उड़ रहे हो। तो सिद्धार्थ हंसकर कहते हैं कि सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। तो सखा कहते हैं हंसकर कि पर तुमसे कम। गुरुजी कहते थे कि सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। इस प्रकार से इनके बीच में बातें हो रही होती है। फिर अचरज से सच कहते हो? तो सखा कहते हैं सच। सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा, योगी किसे कहते हैं? अरे मित्र देखो, यह क्या हुआ? सखा घबरा गए, ऐसा कुछ हुआ? क्या हुआ राजकुमार? अरे यह किसने तीर चलाया? अब क्या होता है, सस्पेंस की बात है। सिद्धार्थ उतावले होकर, बहुत ही ज़्यादा विचलित होकर, और उस पक्षी को देखो, मतलब आप ये दृश्य देखिए, यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ और उनके मित्र बहुत ज़्यादा अचरज में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर कहते हैं, और उस पक्षी को देखो, वह किस तेज से धरती पर गिर रहा है, किस तेज़ी से धरती पर गिर रहा है, उसी तरह वह घायल हो गया है। उसकी चीख तो सुनो, अब बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। मतलब ये इतने घबरा गए हैं कि किसी ने तीर चलाया है और एक पक्षी को लग भी गया है और वो कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है। मतलब ये देख के इतने ज़्यादा चिंतित हो गए, इतने घबरा गए दोनों, और इसी बात के बारे में बात हो रही है। हंस की चीख, उसकी भूमि पर आते हुए दिखाई देना, सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। हंस उनकी गोदी में आ गिरता है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते हैं।
अब सिद्धार्थ जो हैं वो देखते हैं और वो गिर जाता है जब हंस, तो उसको अपनी गोदी में लेते हैं और उसके बाद उस पर देखते हैं कि उसका कितना खून बह रहा है। इतनी करुणा भावना उनके अंदर आ जाती है, इतनी दया की भावना उनके अंदर आ जाती है कि किस प्रकार से उस बेचारे पक्षी को लग गई है, उसको खून बह रहा है और अब बहुत करुणा से वो क्या कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं कहीं और ज़्यादा चोट तो नहीं आई, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। सिद्धार्थ, किस निर्दयी ने इस भोले भाली पक्षी को घायल किया है? किसने किसी का क्या बिगाड़ा था? अभी प्रश्न करते हैं सिद्धार्थ। सखा कहते हैं ये सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। अब वो कहते हैं इतना सुंदर जो है, इतना प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ कहते हैं तीर निकालते हुए, उसका तीर निकालते हुए कहते हैं क्यों, क्या सुंदर होना पाप है, क्या प्यारा लगना बुरा है? माँ जब मुझसे कहती हैं सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वह मुझे मारती नहीं बल्कि और भी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये लॉजिक क्या देते हैं कि इतना मतलब क्यों किसी ने ऐसा किया हो। तो उनके मित्र कहते हैं कि क्योंकि इतना सुंदर है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरी माँ भी तो कहती है कि तुम इतने सुंदर लग रहे हो, तब वो मुझे मारती नहीं है बल्कि प्यार करती हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि जब भी आपको कोई चीज़ सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है, तब आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाते, उसको आप बुरा नहीं करते, आप उसको संभाल के रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको केयर दिखाते हैं। तो उसी प्रकार से सिद्धार्थ भी ये कह रहे हैं। तीर निकल जाने पर हंस सुख मनाता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोद में चिपक जाता है। अनुराग से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेम से, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट के साथ जाकर के राजकुमार से सिद्धार्थ की गोदी में चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आश्रय दिया है, उसका तीर निकाला है। तो कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरता है। स्नेह से क्या करता है? उसके शरीर पर हाथ फेरता है। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारा मन इसको मारने का चाहता है? सखा कहता है कांपता सा, कुमार नहीं। सिद्धार्थ, बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। सखा सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए अभी कितना ही ज़्यादा करुणामय ये दृश्य है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, जिसके पास दिल है, इस निर्दोष पक्षी को, निर्दोष पक्षी मतलब जिसने कुछ भी किसी का नहीं बिगाड़ा है, उस पक्षियों को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़ कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ। अब क्या होता है कि सिद्धार्थ कहते हैं अपने मित्र से कि तुम जाओ राजवैद्य मतलब हमारे जो डॉक्टर हैं उनके पास जाकर लेप ले आओ, ताकि लेप मतलब औषधि ले आओ जिससे ये ठीक हो सके, इसको मरहम हम लगा सकें। तो सखा कहते हैं अभी जाता हूँ। सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेजी से आ जाते हैं। अब देवदत्त हमने पढ़ा था कौन है? देवदत्त जो हैं वो राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई हैं, उनके कजिन ब्रदर हैं। तो वो दौड़ते हुए आते हैं। फिर देवदत्त कहते हैं अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था, मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा था, वह इधर ही कहीं आया है। हंसकर कहते हैं कुमार, मेरा लक्ष्य अभी पूरी तरह सध गया है, कल मैं गुरुजी से कहूँगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे, तुम मेरी गवाही दोगे ना? अब देवदत्त कहते हैं कि मैंने एक पक्षी को मारा था, मैंने एक तीर चलाया था और मैंने ये भी देखा था कि वो उड़ता हुआ ये मतलब गिरा यहीं पर है, मतलब मेरा निशाना सध गया है और मैं अपने गुरुजी को बताऊंगा कि मेरा जो है निशाना सध गया है, मैंने एक शिकार भी किया है और वो कल मेरी तारीफ भी करेंगे, वो बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरी जो स्किल्स हैं वो और अच्छी हो गई हैं। तो और ये भी कहते हैं कि क्या सिद्धार्थ तुम मेरी गवाही दोगे कि तुमने देखा था कि मैंने ये मारा है? तो फिर आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ कहेंगे कि तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति। फिर सिद्धार्थ कहेंगे कि हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त, तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है, इसका प्रमाण यह हंस है। अब सिद्धार्थ तो बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा है कि किस प्रकार एक निर्दोष पक्षी को किसी ने मारा है, किसी ने उसको तीर मारा है, उसको नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब वो ये कहते हैं बिल्कुल गवाही तो मैं दूंगा, लेकिन इस बात की कि तुमने किस प्रकार से एक निर्दोष पक्षी के प्राणों को हत्याने की कोशिश की है, उसको मारने की कोशिश की है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। वह
सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। अब क्योंकि क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हंस को, तो वो क्या होता है कि वो देवदत्त को देख के, वो जो पक्षी है वो देवदत्त को देखकर बहुत घबरा जाता है और फिर से वापस से सिद्धार्थ के पास लौट आता है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचिए भला। क्योंकि देवदत्त ने उसे मारा है, उसको नुकसान पहुंचाया है, और जो हमारे राजकुमार हैं, हमारे जो सिद्धार्थ हैं, उन्होंने उसको बचाया है। तो हम ये जानते हैं कि जो इंसान आपको बचाता है, जो आपकी हेल्प करता है, आप उनके पास ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये वापस उन्हीं के पास चले गए। देवदत्त, आहा मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दो। अब देवदत्त क्या कहते हैं, मेरा हंस जिसे मैंने मारा है वो तुम्हारे पास है, लाओ मुझे दे दो। तो सिद्धार्थ कहता है क्यों दूं? देवदत्त कहते हैं क्यों, यह मेरा है। अब यहाँ इनके बीच में एक झगड़ा चालू हो चुका है। तो सिद्धार्थ कहते हैं इसका क्या प्रमाण है? तो देवदत्त कहते हैं प्रमाण? अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा हुआ है, तीर लगा है। सिद्धार्थ कहते हैं तुमने मारा है परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अभी कहते हैं कि तुमने भले ही इसको मारा है लेकिन मैंने इसको बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा हुआ। देवदत्त कहते हैं तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं मैं नहीं दूंगा देवदत्त। देवदत्त कहते हैं तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, पर यह ना भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। तो अब ये कहते हैं देवदत्त कि तुम राजकुमार हो, तुम महाराज के बेटे हो, इसलिए तुम अपनी धौंस जमा रहे हो मेरे ऊपर, लेकिन भूलो मत मैं भी एक राजकुमार हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं मुस्कुरा करके मैं कब कहता हूँ कि तुम राजकुमार नहीं हो भला, पर उससे क्या होता है, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। क्या मतलब है तुम राजकुमार हो या नहीं हो, तुम रहो नहीं रहो, तुम भी हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ये हंस तुम्हें तब भी तुम्हें नहीं देने वाला। तो अब सखा का प्रवेश, अब एक सीन में एक एंट्री होती है सखा का प्रवेश। वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है, हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। अब क्या, उसके सखा जो है मरहम लेके आ गए हैं राजवैद्य से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके सखा और सिद्धार्थ मिलकर उसको मरहम लगाते हैं। वो थोड़ा फड़फड़ाता है क्योंकि उसको थोड़ी सी जलन हो रही है, क्योंकि अभी भी आपको चोट लगती है, उसके ऊपर आप क्या दवा लगाते हैं, थोड़ी सी तो झंझनाहट होती है, आपको थोड़ा सा दर्द होता है। उसी प्रकार से उसी हंस को भी ऐसा महसूस हुआ, बट फिर उसके बाद वो शांत हो गया क्योंकि उसको उससे आराम मिला। देवदत्त कहते हैं कुमार मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। ये जिद पे आ गए हैं। अब सिद्धार्थ कहते हैं देखा जाएगा। देवदत्त कहते हैं तिल मिलाकर कुमार, वो बहुत ज़्यादा तिलमिला गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। सिद्धार्थ कहते हैं शांत स्वर में ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ, सखा कुमार क्षमा करे, मैं कुछ निवेदन करूं। सिद्धार्थ कहते हैं कहो मित्र। सखा कहते हैं आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता, मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। अब जो इनके मित्र हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हमें महाराज के पास जाना चाहिए क्योंकि ये झगड़ा यहाँ पे नहीं सुलझ पाएगा। देवदत्त क्रोध से, मतलब बहुत ही गुस्से में कहते हैं मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा, मैं तब देखूँगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। ये बात बहुत ही क्रोध से देवदत्त कहते हैं, किससे, सिद्धार्थ से। अब सिद्धार्थ क्या कहते हैं आओ मित्र हम भी चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। अब सखा कहते हैं चलो राजकुमार। अब क्या होता है कि दोनों ही हैं, जो दोनों ही लोग हैं, दोनों जाते हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज होगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अब ये सब तीनों कौन, देवदत्त, राजकुमार जो सिद्धार्थ है उनके मित्र, और हंस, ये तीनों चारों लोग, ये सब लोग साथ में जाएंगे कहाँ पे, महाराज के पास, उनके दरबार में। और उसके बाद क्या करेंगे, ये वहाँ पे निर्णय होगा कि ये जो हंस है वो किसके पास रहने वाला है। तो ये हमारा दूसरा दृश्य चालू हो गया है, जहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब एंट्री होने वाली है राजकुमारों की और उस हंस की और उनके मित्र की। तो हम देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि दूसरा दृश्य क्या कहता है। मंच पर महाराज सुद्धोधन की सभा का दृश्य।
मुख्यमंत्री अपने अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है। मंत्री एक समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, महाराज क्या है प्रतिहारी? प्रतिहारी हमने जैसा कि बताया था कि कौन होता है, जो दरबारी होता है, जो दरबार पे गेट्स पे जो पहरेदारी करता है, वो उसकी बात हो रही है। तो अब क्या आपने देखी होगी एक सेटिंग, मूवीज़ में देखा होगा या फिर आपने कहीं टीवी में देखा होगा कि किस प्रकार से एक राजा का दरबार होता है। राजा बीच में बैठते हैं और आजू बाजू उनके मंत्री बैठते हैं। तो वो एक ऊंची सी गद्दी पे बैठते हैं जो महाराज होते हैं। तो महाराज शुद्धोधन जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने दरबार में। इतने में ही प्रतिहारी आते हैं। ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए आते हैं वो हमें पढ़ना होगा। तो महाराज क्या पूछते हैं, क्या है प्रतिहारी, क्या बात है? तो आप क्या, प्रतिहारी कहते हैं कि महाराज जी की जय हो, राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। आप प्रतिहारी बोलते हैं कि जो राजकुमार देवदत्त हैं वो आज्ञा चाह रहे हैं, आपकी परमिशन चाहते हैं कि वो दरबार में आ सकते हैं। महाराज कहते हैं इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करते हैं। तो देवदत्त कहते हैं, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप देवदत्त कहते हैं, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज कहते हैं, देवदत्त कहो इस समय कैसे आए, क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त कहते हैं, महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। अभी न्याय चाहते हैं। तो चलिए, महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ। देवदत्त कहते हैं, हाँ महाराज। महाराज कहते हैं, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है? देवदत्त कहते हैं, हाँ महाराज, मैंने उसे उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था और राजकुमार के पास जा गिरा। अब उसे लौटा नहीं रहा। न्याय तो वह मेरा है ना, न्याय से तो वह मेरा है। तो महाराज कहते हैं, कुमार अब कहाँ हैं? देवदत्त कहते हैं, उद्यान में महाराज। महाराज कहते हैं, प्रतिहारी कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद कर रहे हैं, मतलब भुला रहे हैं। याद करना मतलब भुला रहे हैं। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है। तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए वहाँ प्रवेश करते हैं। वो बस मुड़ ही रहा होता है उनको बुलाने के लिए जाने को, लेकिन उतने में ही राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मित्र उस हंस के साथ उसको गोद में लेके प्रवेश करते हैं राज दरबार में। अब सिद्धार्थ क्या कहते हैं? अब सिद्धार्थ क्या कहते हैं? सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। सखा भी कहते हैं उनके, महाराज को प्रणाम करता हूँ। अब इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से एक सीन चल रहा है। महाराज कहते हैं, सिद्धार्थ देवदत्त क्या कहता है, तुमने उसका हंस छीना है, क्या यह ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या ये वही हंस है? सिद्धार्थ कहते हैं, जी महाराज वही है। महाराज कहते हैं, क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ कहते हैं, जी नहीं, यह मेरा है। देवदत्त कहते हैं, महाराज यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। बहुत ही ज़्यादा वो हैं। महाराज कहते हैं, शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है। आखेट किया मतलब उस पर निशाना साधा है। तो देवदत्त कहते हैं, जी महाराज। महाराज, क्यों सिद्धार्थ, देवदत्त ठीक कहता है? पूछ रहे हैं, क्या ये देवदत्त सही कहता है? सिद्धार्थ कहता है, जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। तो महाराज कहते हैं, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि ये हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज देवदत्त ने हंस को मारा है, परंतु मैंने उसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। सभा में हर्ष ध्वनि, मतलब सब बोलने लगे, वाह 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 वाह, कितनी बड़ी बात कह दी। अब सिद्धार्थ ने ऐसी बात कह दी है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला मतलब बड़ा होता है। तो ये सभा पूरी, जितनी सभा बैठी हुई है, जितने मंत्री गणे बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे से बात करने लगे और मतलब वाह करने लगे। तो महाराज कहते हैं, पर सिद्धार्थ, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। मतलब जो वीर जो निशाना साधता है, जो तीरंदाजी करता है, और उसने अगर किसी का शिकार किया, भले ही इंसान को क्यों ना मारा हो, किसी जानवर को क्यों ना मारा हो, तो वो अपना जो आखेट है, जिस पे शिकार किया है उसने, उसको नहीं छोड़ता। तो सिद्धार्थ कहता है, ठीक है महाराज, ठीक है, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु वीर शरणागत को देवदत्त भी तो नहीं छोड़ सकता।
हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। तो अब सिद्धार्थ कहते हैं कि वीर शरणागत को देवदत्त भी नहीं छोड़ सकता। मतलब ये जो वीर शरणागत, इसने क्या है कि इसने मेरी शरणागति ले ली है, तो ये मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ और ये देवदत्त मुझसे नहीं ले सकते हैं इसको। तो फिर सभा में फिर हर्ष उमड़ता है, फिर सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते रहते हैं। महाराज की आंखों में स्नेहपूरित गर्व है। देवदत्त तिलमिलाता है। अब क्या महाराज को देख के बहुत अच्छा, महाराज को ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा होता है उन्हें। क्यों? क्योंकि जो देवदत्त है वो इतने स्नेह से उस हंस की चिंता कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी इतनी गहरी बातें कह रहे हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है और ये मेरी शरणागति में आया है, इसीलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसने मेरी शरण ली है। तो इस बात से लेके जो महाराज है वही काफ़ी प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो देवदत्त कहते हैं, लेकिन जो देवदत्त हैं वो बड़े तिलमिलाए हुए हैं, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है। तो देवदत्त कहते हैं, महाराज मैंने पहले हंस को मारा है, इसलिए वह मेरा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, पहले मेरा था तभी तो वह मेरी शरण में आया, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसे आता। सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते हैं। महाराज, मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं। अब महाराज पूछते हैं, देखिए मंत्री जी, समस्या जो है वो बड़ी कठिन है, बड़ी ही जटिल है। जटिल का मतलब है बड़ी ही कठिन परिस्थिति है। क्या आप कोई सा रास्ता हमें सुझा सकते हैं जिससे हम इस समस्या का समाधान कर सकें। तो मंत्री जी कहते हैं, महाराज समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसका निर्णय कर देता हूँ। तो महाराज हर्षित होकर, मतलब बड़े खुश होकर कहते हैं कि नेकी और पूछ पूछ, मंत्री जी यही तो हम चाहते हैं। तो मंत्री कहते हैं, तो अभी देखिए महाराज, मुड़कर, कुमार देवदत्त, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। देवदत्त कहते हैं, जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मार कर गिराया है। तो मंत्री कहते हैं, ठीक है राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ कहते हैं, जी बैठता। राजकुमार आगे बढ़कर, ठीक है राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ क्या कहते हैं, जी बैठता। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बैठाते हैं। हंस फड़फड़ाता है, राजकुमार उसे पुचकारते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ। पीछे हट जाता है। मंत्री कहते हैं, कुमार देवदत्त, अब क्या सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं कि उस जो हंस है उसको एक जगह उन्होंने बैठा दिया है और उसको सहलाते हुए बोलते हैं कि रुक जाओ, मैं यही हूँ। ठीक है। तो अब मंत्री जी कहते हैं, कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ तो जरा। सभी अचरज से भरकर देवदत्त को देखती है। सबकी नज़रें जो हैं वो देवदत्त को देखती हैं। आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है। वो जाता है, देवदत्त जाता है और हंस को पुचकारता है। देवदत्त पुचकारते हुए कहता है, आओ मेरे पास आओ। देवदत्त ऐसा किससे कहता है? हंस से कहता है। पक्षी डरकर फड़फड़ाता और चीखता है। अब क्या हुआ कि देवदत्त जैसे ही उसके करीब जाने लगता है, उसके पास जाने लगता है, तो पंछी क्या बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और चीखने लगता है, मतलब डर के मारे चीखने लगता है। फिर क्या होता है? मंत्री कहते हैं, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। अब ये क्या कहते हैं कि अब तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है ये हंस। सिद्धार्थ, आप बुलाइए, हम देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हटते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सभा स्तंभित है। सिद्धार्थ प्यार से, आओ मित्र, मेरी गोदी में आओ, प्यार से कहते हैं ऐसा। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेह पूरित शब्द निकलते हैं। हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते। सजल मतलब उनकी आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है और खुशी के मारे, मतलब वो जो खुशी के मारे जो हल्की सी नमी होती है वो आ जाती है उनकी आंखों में, महाराज की आंखों में। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, मंत्री देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पक्षी है, ये जो हंस है,
उसको पुचकारने से जो देवदत्त है उसके पास तो वो नहीं आता, उल्टा वो परेशान हो जाता है, फड़फड़ाने लगता है। परंतु जब सिद्धार्थ उसे बुलाते हैं, हंस को बुलाते हैं, तो वो तुरंत एकदम उड़ के जाता है और उस सिद्धार्थ की गोद में बैठ जाता है। तो ये देख के मंत्री कहते हैं कि फैसला हो चुका है महाराज। ये हंस ने क्या किया है, हंस ने खुद ही चुन लिया है कि उसको किसके साथ रहना है, उसको किससे स्नेह है। तो ये भी निर्णय हो चुका है कि हंस किसके पास रहेगा और वो किसका है। तो अब महाराज कहते हैं, मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है, हम आज्ञा देते हैं कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे। अब महाराज भी अब इस बात पे मोहर लगा देते हैं और उनको आज्ञा दे देते हैं कि ऐसा करिए कि अब ये जो हंस है वो आप सिद्धार्थ को ही दे दीजिए और ये जो हंस है वो सिद्धार्थ का ही रहेगा, उसके पास ही रहेगा। अब एंड में क्या होता है, सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं, अपने स्नेह से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है, महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है, राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है। पर्दा पूरा गिर जाता है। ये जो नाट्य है किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर जी ने। अब क्या होता है कि इस सीन में, इस जो दृश्य में क्या होता है कि अब ये फैसला हो चुका है कि ये जो पक्षी है किसके पास रहेगा। पूरी सभा में हर्षोल्लास है, जीत है, मतलब निर्णय से लेके बहुत हर्षित हैं लोग, बहुत मंत्रीगण जो हैं, जितने भी सभाघर में बैठे हैं। यहाँ पे अब क्या होता है कि जो हंस है उसको इतना स्नेह है सिद्धार्थ से, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे बचाया है, उसकी चोट पे मरहम लगाया है। उससे ऐसा चिपका हुआ है वो हंस सिद्धार्थ से जैसे एक माँ से एक छोटा सा बच्चा चिपका होता है। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतनी सद्भावना, इतने प्यार से प्रेम पूर्वक वो उससे चिपका हुआ है, इतनी सहजता है इस चीज़ में। ये जो करुणा का भाव है, हमने इस नाट्य से क्या जाना, हमने इस नाट्य से जाना कि एक करुणा भाव होता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि किस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति हो, चाहे पक्षी हो या कोई भी जीव हो, उनको मारना सही नहीं है। वो भी जीव हैं, उनके अंदर भी प्राण हैं। अगर हम उनको अगर हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लग रही है, तो हमको उसको मारना तो नहीं चाहिए उसको, बल्कि हम पुचकारना चाहिए, हमें उसे प्रेम देना चाहिए। हमारे पास जितना प्रेम है हमें उतना देना चाहिए, इवन उससे ज़्यादा ही देना चाहिए। यहाँ पर सीधे सीधे न्याय की प्रक्रिया यह कहती है कि न्याय वही सही है जहाँ पे हर पक्ष की बात सुनी जाए। यहाँ पे क्या हुआ, हमने शुद्धोधन की बात भी सुनी, यहाँ पे हमने सिद्धार्थ की बात भी सुनी, और उसके बाद हमने ये मौका भी दिया उस पक्षी को भी कि वो खुद भी निर्णय कर पाए। हमने क्या किया कि सिद्धार्थ भी उनके पास गए, देवदत्त भी उनके पास गए, और उसके बाद क्या होता है कि हंस खुद ही निर्णय कर लेता है नहीं, वो सिद्धार्थ के पास रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी सीख ये है कि मारने वाले से बड़ा जो होता है वो बचाने वाला होता है। क्या अगर आपको कोई मार दे, आपको कोई चोट पहुँचा दे, तो क्या आप उनके पास जाना पसंद करेंगे? क्या आप उनसे दोस्ती रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उनके पास जाएंगे जिस उस सिचुएशन में जिस व्यक्ति ने आपको उनसे बचाया, आपके किसी मित्र ने आपका कोई स्टैंड ले लिया कि नहीं तुम मेरे मित्र को नहीं मार सकते, या फिर आपके माता पिता सामने आ गए कि आप मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो आपके लिए कौन बड़ा होगा? आपके लिए वो मित्र बड़ा होगा जिसने आपको बचाया है उस परिस्थिति से, या फिर आपके लिए वो बड़ा होगा जिसने आपको मारा है? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज़ आपको दिखाई पड़ती है। इसलिए आपसे ये सीख मिलती है कि हमेशा वो व्यक्ति बनो, ऐसे इंसान बनो जो लोगों की सहायता करता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों को, पक्षियों को, जानवरों को, निर्दोष लोगों को बचाता है। आपके अंदर आप वो करुणा भाव रखें, विजय आप ही होंगे। इस पाठ में, इस नाट्य में हमने ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानी है बच्चों। अब आप चाहें तो आप इस नाट्य को अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिएगा। आप अपनी कक्षा में क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर ले लीजिएगा, आप एक साथ इसको प्ले भी कर सकते हैं। ये करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको ये सीख भी मिल चुकी है। तो हमने आज देख ली है इस पाठ की व्याख्या, हमने समझ लिया है इस पाठ में आखिर है क्या। अब हम क्या करेंगे, हम अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।
जहाँ पे हम करने वाले हैं इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न उत्तर और कई सारी एक्टिविटीज़ जो इस पार्ट में आपको मिलने वाली हैं, आगे आपकी किताब में भी हैं। तो आपको आगे की वीडियोस देखने के लिए कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन भी आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये कुछ टॉप कोर्सेज हमारे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में कंटेंट इन सब चीज़ों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉमिस करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन की, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो है नोट्स, ई नोट्स और ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपको नोटिफिकेशन मिलने वाली है और आगे की पढ़ाई भी हम यहीं जारी रखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ पढ़ के, ये नाट्य पढ़ के मज़ा तो बहुत आया होगा, और अब आप तैयारी कर लीजिए अगली वीडियो के लिए। अपने प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम इसके उत्तर लिखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।